हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार बोर्ड का पेपर देंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। हम जल्दी से इस सीरीज़ के अंदर जल्दी 10 मिनट के अंदर हर एक पार्ट का रिवीजन करेंगे। तो हम पहला पार्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, परिवर्तन या अभिक्रिया। हमारे दैनिक जीवन में जो भी परिवर्तन होता है, जो भी घटनाएं घटित होती है, वह सारे परिवर्तन होते हैं। अब हमारे परिवर्तनों, पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है: भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ के भौतिक गुणों अवस्था में परिवर्तन होता है, उनके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता और परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे प्रॉपर्टीज गुण, पदार्थ के भौतिक गुणों में अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः पदार्थ प्राप्त होता है। यह अस्थायी परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। यह अस्थायी परिवर्तन होता है, इसलिए हम उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम भी कहते हैं। जैसे जल जब द्रव अवस्था में होता है, हम उसे गर्म करते हैं तो वो गैस अवस्था में बदल जाता है। यदि हम वाष्प जो गैस अवस्था में होती है उसको ठंडा करते हैं तो जल में आ जाती है। जल को जब हम ठंडा करते हैं तो वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ये सभी प्रकार के होने वाले परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। इसमें हमें नए पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहा है। लोहे का चुंबक बनना, नौसादर का उधर्वपातन, शक्कर का पानी में विलय होना आदि सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिनमें रासायनिक गुणों या संगठन में परिवर्तन होता है और हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर हमें प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होता। हमें बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों और संगठनों में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह परिवर्तन स्थायी होता है, इसलिए हम इसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। एक बार होने के बाद यह वापस से रिपीट नहीं होता, नए पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण, कोयले का दहन। कार्बन और जब ऑक्सीजन एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो उनसे एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यह नया पदार्थ पूर्ण रूप से भिन्न होता है। यह होने वाला परिवर्तन हमारा रासायनिक परिवर्तन है। इससे हम पुनः कोयला प्राप्त नहीं कर सकते। दूध से दही का जमना, जमी हुई सब्जी खराब होना, लोहे पर जंग लगना आदि इसके उदाहरण। अब आता है रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को गुणसूत्रों या प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना उसका रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन है, जब उसको हम उसके प्रतीकों के रूप में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रदर्शित करते हैं, निर्देशित करते हैं, तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरणों की संरचना और उनका निरूपण हम उन्हें किस प्रकार से समझाते हैं। रासायनिक समीकरण में भागने वाले पदार्थों के बीच में तीर का निशान लगाते हैं। बाएं तरफ लिखा जाता है हमारा अभिकारक या क्रियाकारक तथा तीर के निशान की अभिक्रिया की दिशा बताती है और तीर के दाईं ओर हमें उत्पाद अर्थात अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ को लिखा जाता है। तो यहाँ पर अभिकारक, क्रियाकारक या उत्पाद दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए। रासायनिक अभिक्रिया लिखने के चरण, पहला चरण है कि क्रियाकारक, सबसे पहले क्रियाकारक लिखा जाता है, बीच में तीर का निशान, उसके पश्चात उत्पाद लिखा जाता है। क्रियाकारक या उत्पाद एक से अधिक होने पर उनके बीच में प्लस का साइन, धन चिन्ह लगाया जाता है। C+O2 CO2, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग होने का। अब यह जो रासायनिक समीकरण लिखी जाती है वो दो नियमों पर आधारित होती है। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, न ही द्रव्यमान का क्षय हो सकता है। इस नियम के अनुसार क्रियाकारक और उत्पाद में प्रत्येक की कुल मात्रा, परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। समीकरण को संतुलित करने के लिए दोनों तरफ संख्या को घटाकर बढ़ाकर अनुमान विधि से, हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित किया जाता है। समीकरण को संतुलित करने से पहले सबसे पहले हम धातु, उसके बाद अधातु, उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अधातु, हाइड्रोजन, लास्ट में ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। जैसे प्रोपेन का संतुलन C3H8O2 CO2 H2O। सबसे पहले कार्बन, अधातु को, इसमें कोई धातु नहीं है तो सबसे पहले कार्बन को संतुलित करते हैं। यहाँ पर 3 कार्बन है, इधर कार्बन को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा किया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन को लेते हैं। यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन है 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन थे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। और लास्ट में ऑक्सीजन को संतुलित करना है तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ 2 और 3 थे तो पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ पर 10 ऑक्सीजन हो गए और इधर 4 से मल्टीप्लाई कराने पर 4 पीछे वाले ऑक्सीजन और 6 आगे वाले ऑक्सीजन मिलकर 10 ऑक्सीजन हो जाते हैं। इस तरीके से ये हमारी अभिक्रिया पूर्णतः संतुलित हो जाती है। भौतिक अवस्था के लिए, ठोस अवस्था के लिए हम कॉर्नर में S लिखते हैं, द्रव के लिए लिक्विड और गैस के लिए G लिखते हैं। अभिकारक उत्पाद जब जलीय विलयन होता है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस में है तथा CO2 जो हमें मिलती है वो भी गैसीय अवस्था में मिलती है। AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर, दोनों तरफ चलने पर, आगे और पीछे दोनों तरफ चलने पर यह निशान लगाया जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन लगाया जाता है। ताप, दाब आदि उत्प्रेरक तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। उष्मा सोची अभिक्रियाओं को प्लस व माइनस लगाकर उष्मा की मात्रा बताई जाती है। जिन अभिक्रियाओं में इसमें उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा हमें मिलती है, उन्हें हम उष्मा सोची अभिक्रिया कहते हैं। और जिन अभिक्रियाओं को उष्मा दी जाती है अभिक्रिया संपूर्ण कराने के लिए, उन्हें उष्मा सोची अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा सोची के लिए माइनस का चिन्ह लगता है और उष्मा सेपी के लिए प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। यदि अभिक्रिया में किसी प्रकार का उत्प्रेरक उपयोग में होता है तो उसे हम तीर के निशान के ऊपर, एरो के साइन के ऊपर लिखते हैं।
रासायनिक समीकरण की विशेषताएं और सीमाएं। विशेषताएं कि क्रियाकारक उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी, अणुओं की संख्या, द्रव्यमान संख्या का पता होता है, भौतिक अवस्था का पता चलता है, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि का पता चलता है, अभिक्रिया उष्मा से उष्मा शोषी इसका पता चलता है, समीक्रिया उत्क्रमणीयता के बारे में जानकारी देती है। उसके लिमिटेशन, उसकी सीमाएं हैं कि अभिक्रिया का पूरी जानकारी नहीं मिलती है, क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता कंसंट्रेशन के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। यह इसके कुछ लिमिटेशन है। आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तनों पर मूल पदार्थ में रासायनिक गुणों संगठन से मिलने वाला नया पदार्थ रासायनिक गुणों या संगठन से अलग हो, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में नए बंधों का निर्माण होता है, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण है, ये हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मैग्नीशियम वाला। जब मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो एक नया सब्सटेंस हमें प्राप्त होता है, एक नया उत्पाद हमें प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। एग्जाम में MgO तथा सफेद चूर्ण के बारे में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहली अभिक्रिया आती है हमारी संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया अथवा इसे संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करते हैं और एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A+B दो अलग अलग अभिकारक है और मिलकर साथ में AB एक उत्पाद बना रहे हैं। कोयले का दहन, उदाहरण में कार्बन O2 CO2, मैग्नीशियम ऑक्सीजन साथ क्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से ये हमारी संयुग्मन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण है। दूसरा आता है विस्थापन अभिक्रिया। जब ऐसी अभिक्रिया जब एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह के द्वारा दूसरे अभिकारक के परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है। AB+C, यहाँ पर C के द्वारा B को प्रतिस्थापित करके AC+B नया उत्पाद बना लिया गया है, इसलिए इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जब हम जिंक के टुकड़े डालते हैं तो विलयन का नीला रंग लुप्त होने लगता है, कॉपर उसमें से अलग होने लगता है और ZnSO4 जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। कॉपर यहाँ पर कम अभिक्रियाशील तत्व है जिंक की तुलना में, जिंक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, तो वह Cu को यहाँ से विस्थापित कर देता है, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, क्योंकि यहाँ पर Zn अधिक क्रियाशील है तो Cu को उसने विस्थापित कर दिया। सक्रिय श्रेणी ये हमें ध्यान रखना है, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन इनसे लगातार पूछा जाता है। सबसे अधिक सक्रिय एक्टिविटी होती है पोटेशियम की, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आता है इनके बीच में। एल्यूमिनियम के बाद जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag, सिल्वर, Au, गोल्ड होता है। पोटेशियम सबसे हाई है, सोडियम अधिकतम क्रियाशील है और सिल्वर गोल्ड न्यूनतम क्रियाशील तत्व होते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर की धातुएं अधिक क्रियाशील होती है और हाइड्रोजन के नीचे की धातुएं कम क्रियाशील होती है। इस सक्रियता श्रेणी में से 1 नंबर का सवाल बार बार पूछा जाता है, अतः हमें इसे याद करना है। और ये हमारे तीसरे पार्ट धातु व धातु में भी यह अभिक्रिया श्रेणी, सक्रियता श्रेणी हमारे लिए उपयोगी होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दोनों अभिकारक परमाणु या परमाणु समूह द्वारा आपस में विस्थापित कर लिए जाते हैं और नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ABCD दो अभिकारक है, यहाँ D ने B को विस्थापित कर दिया जबकि B ने D को विस्थापित कर दिया। दोनों नए अलग अलग आपस में एक दूसरे से परिवर्तित होकर नए अभिकारक का निर्माण करते हैं। यहाँ अभिक्रिया है कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सल्फेट आयन को Na के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। सल्फेट आयन को विस्थापित कर दिया जाता है तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया में KCl में से अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील का विस्थापन कर दिया जाता है और हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। AgCl श्वेतवक से प्राप्त होता है। अपघटनीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक अपघटित होकर टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद निर्माण करता है, इन्हें हम अपघटनीय अभिक्रियाएं कहते हैं। A+B अभिकारक सामान्यतः 2 उत्पादों में टूट जाता है। अपघटनीय अभिक्रियाओं के प्रकार। एक होती है टूटने की अभिक्रियाएं 3 प्रकार से होती है, विद्युत के कारण, उष्मा के कारण और प्रकाश। विद्युत के कारण जब किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो उनके अभिकारक 2 उत्पादों में टूटते हैं उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। जब हम पानी के अंदर H2 वाटर सॉल्यूशन के पानी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ H2 गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाती है, इन दोनों का विघटन हो जाता है, जिसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। इसी प्रकार NaCl का जब जलीय विलयन होता है, AQ का मतलब है जलीय विलयन, AQ का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम और क्लोराइड दोनों अपने अपने आयनों में बदल जाते हैं। सोडियम पानी में ही रहता है जबकि क्लोरीन गैस अवस्था में मुक्त होती है। दूसरे प्रकार का अपघटन है उसमें अपघटन, जिसमें हमें उष्मा देने की आवश्यकता होती है और अभिक्रिया पूर्ण होती है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम गर्म करने पर हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। प्रकाशीय अपघटन जब सूर्य के प्रकाश की स्थिति में कोई भी अभिक्रिया घटित होती है, प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड पर जब सनलाइट सूर्य का प्रकाश गिरता है तो यह हाइड्रोजन और ब्रोमाइड 2 अलग अलग अणुओं में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार अपघटनीय अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है, विद्युत अपघटन, उष्मीय अपघटन, प्रकाशिक अपघटन। इसके बाद नया प्रकार है मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं अभिकारकों को मिलना अत्यंत तेजी से संपन्न होती है, 10⁻⁻10 सेकंड में पूरी हो जाती है, उन्हें हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण। मंद अभिक्रियाएं जिन्हें पूरा होने पर घंटे, साल, वर्ष का समय लगता है, जैसे कि जंग लगना, यह अभिक्रिया महत्वपूर्ण अभिक्रिया है।
अब उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में गति करती है, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में गति करती है, आगे और पीछे। अभिकारक से उत्पाद का निर्माण, उत्पाद से अभिकारक का निर्माण होता है, उन्हें हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। इनमें पुनः अभिकारक नहीं बनते। यह अभिक्रियाएं एक बार संपन्न होने के बाद वापस से उत्पाद से अभिकारक का निर्माण नहीं होता, जबकि इनमें उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण होता है। इन्हें साधारण तीर द्वारा दर्शाते हैं। इन्हें अर्धतीर, दो अर्धतीर के द्वारा आगे और पीछे दोनों दिशाओं में दर्शाया जाता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक बार बन जाती है जो फिक्स से परमानेंट बनती है, वापस नहीं, उनको कार्बन ऑक्सीजन में डिवाइड नहीं कर सकते। NH3 यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में आगे और पीछे बढ़ती है। उत्पाद अभिकारक दोनों एक साथ कार्य करते हैं, बनते जाते हैं, इसलिए इन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनमें